मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर सूरज सर, साइंस टीचर। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में सेकेंड वीडियो बनाया था, ये थर्ड और लास्ट वीडियो है उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलूँ डायरेक्ट चैप्टर पे। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इरिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो आज हम इरिगेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ये इरिगेशन का मतलब क्या होता है? तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी पौधों में पानी को देना। क्लियर है बच्चों? तो उसी तरह से जैसे हम लोग अपने खुद को पानी लेते हैं भोजन करने के दौरान या फिर जब हमें प्यास महसूस होती है तब, उसी तरह प्लांट्स को भी पानी की अति आवश्यक होती है। तो सिंचाई कैसे की जाती है? तो ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखा जाए तो पहले के समय में किसान लोग जो है बारिश पे यानी वर्षा पे निर्भर होते थे सिंचाई के लिए। धीरे धीरे उनका जो है दौर मतलब गुजरता गया, है ना, मॉडर्नाइजेशन होती चली गई। तो धीरे धीरे वो लोग क्या हुए कि पूरे इरिगेशन को अगर हम दो पार्ट में बांटते हैं, अगर एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड सेकेंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में जो है वो आता है आपका कैनल, डैम, रहर, ढेकली, मोट। ये सब है ट्रेडिशनल मेथड जो इरिगेशन के लिए यूज की जाती थी। नेक्स्ट आपको अगर बता दें मॉडर्न मेथड में, तो इसमें स्प्रिंकलर और इसमें ये आपका आ जाएगा ड्रिप या फिर ट्रिकल। तो जैसा कि आपको कैनल के बारे में पता ही है, डैम क्या होता है ये जान ही रहे हो, रहट, ढेकली और मोट, इसका मैं इसी वीडियो में आपको मैं इमेज ऐड करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसा दिखता है, और इमेज देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम भी करता है। जानवरों का हेल्प भी ली जाती है इसमें। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का जो है उसका भी इमेज मैं डालने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप उसको स्प्रिंकलर और ड्रिप के इमेज से भी समझ सकते हो कि स्प्रिंकलर जो होता है एक नोजल टाइप का होता है। तो जैसे जैसे नोजल मूव करती है तो वो वाटर जो फव्वारा निकलता है एक मतलब एक कहो तो एक बंडल टाइप का, वो फव्वारा चित्र आता है। और ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो इरिगेशन होता है। तो बच्चों ये था इरिगेशन के बारे में। आगे आपको ले चलते हैं। इरिगेशन के बाद एक और पॉइंट पढ़ना है, वो है जर्मिनेशन। ये इरिगेशन से बिल्कुल अलग है, लेकिन है तो इरिगेशन में इंपॉर्टेंट के लिए। तो जर्मिनेशन जो है वो क्या होता है? तो जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीड से प्लांट जो है डेवलपमेंट होता है। द प्रोसेस इन विच टीनी प्लांट्स डेवलप फ्रॉम अ सीड्स दैट शोन बाय आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया जर्मिनेशन का प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब हम आगे लेके आपको चल रहे हैं। एड मैनर्ड जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एड मैनर्ड एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये एड मैनर्ड फर्टिलाइजर्स जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का ही एड मैनर और फर्टिलाइजर्स, मैनर और फर्टिलाइजर्स एक तरह का जो है न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है? एक तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है जो या तो ऑर्गेनिक होता है या फिर इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक या आपका मैनर जो है वो ऑर्गेनिक होगा, यानी कि ये बर्बाद जो है, जो फालतू का जो छिलका वगैरह जो होते हैं या फिर जो फल वगैरह का या खाना भोजन का जो टुकड़ा होता है, घास फूस पत्ते से ये मैनर बनाई जाती है, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हुआ। जबकि फर्टिलाइजर्स जो है वो आपका केमिकली होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये मैनर और फर्टिलाइजर्स एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स हो गया प्लांट के लिए। बेसिकली हम मैनर को एनपीके के नाम से जानते हैं, जहां एन का मतलब नाइट्रोजन,
P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। तो इस तरह से हम एनपी के नाम से माइनर और फर्टिलाइजर्स को जानते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इसी में नेक्स्ट पढ़ना है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसल चक्रण, यानी कि किसी एक मैदान में, किसी एक खेत में लगातार पेड़ को या लगातार फसल को बोना। ठीक है, जैसे मान लो कि आप वीट बो दिए, है ना, तो वीट आप काट लिए, ये कट गया, हार्वेस्ट हो गया, तो फिर हम इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, मेज को बोएंगे, मेज को भी हार्वेस्ट कर लेंगे, तो जस्ट बाद पल्स को बोएंगे। मतलब यहाँ तक क्या है कि आपने फसल का जो रोटेशन था, है ना, जो फसल आप बो रहे हो उसमें आप बिल्कुल समय नहीं दे रहे हो। एक फसल हो रही है, फिर नेक्स्ट आप फसल लगा रहे हो, फिर एक फसल खत्म हो रही है, फिर एक फसल लगा रहे हो, लगातार आप करते जा रहे हो। और एक चीज हमें पढ़ना, एक चीज और पॉइंट पढ़ना है, इसमें है फैलोइंग। फैलोइंग क्या होता है? तो फैलोइंग का मतलब ठीक इसका ऑपोजिट होता है, मतलब क्रॉप का ही ऑपोजिट होगा क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन में क्या है कि निरंतर जो है फसल पे फसल, फसल में फसल बोते जा रहे हो, है ना। और फैलोइंग का मतलब होता है कि जब एक फसल कटी तो कुछ सीजन के लिए, कुछ समय के लिए हम खेत को यानी मिट्टी को वैसे छोड़ दिए, फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद फिर हमने नेक्स्ट फसल को बोया, फिर हमने छोड़ा, तो उससे हम लोग बोलते हैं फैलोइंग। क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट उसके बाद जब क्रॉप रोटेशन हो गया तो अब आपका आता है, क्रॉप रोटेशन के बाद अब आपका आता है मिक्स्ड क्रॉप। क्या आता है? मिक्स्ड क्रॉप। अब ये मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है? तो मिक्स्ड क्रॉप में क्या होता है कि हम लोग एक फसल बो दिए, एक फसल बो दिए, उसके जस्ट बाद एक और फसल बोएंगे, फिर उसके जस्ट बाद दूसरा फसल, फिर तीसरा फसल। इस तरह से हमने 2-3 फसल को एक ही खेत में, एक ही मैदान में क्या किए, सीरीज वाइज हमने बुआई किया। सीरीज वाइज क्या किया? बुआई किया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपको एड मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है यहां तक का आपका खत्म हुआ। अब हम आगे चलेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, मतलब फसल के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पेड़ होता है जिसका कोई काम नहीं होता, यानी अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, जो मेन क्रॉप्स के साथ मिल जाते हैं, उसे हम लोग वीड्स बोलते हैं। और पेस्ट का मतलब होता है जो रोडेंट्स होते हैं, यानी कि जो फसल खाने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे चूहा, गिलहरी, तो ये सब पेस्ट कहलाते हैं। तो वीड्स आपने जाना, तो हमें फसल को इसी दोनों से क्या करना है, सेफ करना है, सेफ रखना है। तो वीड्स का मतलब मैंने बताया, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, मतलब अनवांटेड प्लांट जो कि आपके मेन क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक ये वीड्स हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि वीड्स में 1-2 वीड्स का नाम बताने को, तो इसमें आपका आता है अमेरंथस, वाइल्ड ओल्ड, एक्सेट्रा। ये हो गया आपका वीड्स का नाम। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गए आपके वीड्स। अब पेस्ट में आपको तो मैंने बताया कि पेस्ट क्या होता है, मतलब जो फसल को नुकसान करते हैं, फसल को खाते हैं, जैसे छोटे छोटे चूहे और आपके गिलहरी। क्लियर है? तो यहां तक ये हुआ। अब हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे? तो हम इससे बचने के लिए इसे वीडिंग करेंगे। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग जो है एक प्रोसेस होता है
जिससे वीड्स को या तो हाथ से या फिर ट्रॉवल से, ट्रॉवल जो है एक तरह का कहो तो एक औजार होता है ट्रॉवल, जो खुरपी नुमा होता है, ठीक है। तो हम वीड्स को हटाने के लिए वीडिंग यानी कि उसको साफ करते हैं, हटाते हैं, या तो हाथ से उखाड़ के बाई हैंड या फिर ट्रॉवल के द्वारा। अगर फिर भी या ना हटे, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मुश्किल आ रही है, तो हम लोग वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जानवर को तो खैर हाथ से आप नहीं हटा पाओगे, तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करो, पेस्टिसाइड्स या रोडेंटिसाइड्स। तो ये वीडीसाइड्स, मैं आपको बता दूं कि वीडीसाइड्स जो है एक तरह का केमिकल होता है जो वीड्स को खत्म करता है, नष्ट करता है। तो इसमें आपका आ गया 2,4-D जो सबसे ज्यादा यूज होता है, 2,4-D। उसके बाद डेलोकॉन एक्सेट्रा, ये जो है केमिकल है जो मार्केट में उपलब्ध होती है। वीडीसाइड्स यानी आप जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसकी छिड़काव, उस पे इस केमिकल का छिड़काव कर दो तो वो आपका अनवांटेड प्लांट जो है वहीं पे डिस्ट्रॉय होता है। पेस्टिसाइड्स या रोडेंटिसाइड्स को अगर आपको मारना है, इसको हटाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। नॉर्मली आप जो खाद वगैरह की दुकान होता है, जो केमिकल की दुकान होता है, जहां से आप इसको खरीदते हो, वहां पर इसको आप लाकर इसका भी इलाज आप कर सकते हो, मतलब इसका भी आप जो है इसको अपने फसल से हटा सकते हो, पेस्टिसाइड्स या रोडेंटिसाइड्स को। बच्चों एक होता है इंसेक्टिसाइड, एक होता है इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स भी एक तरह का वीडीसाइड के तरह ही काम करता है, बस अंतर ये है कि ये वीडीसाइड्स जो है वीड्स को खत्म करता है, तो इंसेक्टिसाइड्स जो है वो छोटे छोटे जो आप देख रहे हो लाही वगैरह, वो उसको खत्म करता है, इंसेक्ट्स को खत्म करता है। तो यहाँ तक कि आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट जो है वो खत्म हुआ, ठीक है। अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं बच्चों, जो है हमारा नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को, जब फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर होती है, तब उससे हम जो कटाई करते हैं, है ना, उससे हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हार्वेस्टिंग में जो है वो आपका थ्रेशर का इस्तेमाल होता है ना, उसके बाद आप इसको कहो तो हार्वेस्टर का इस्तेमाल होता है, या फिर इन दोनों जो बड़ा बड़ा जो हार्वेस्टर होता है, जैसे कि आप उसको कह सकते हो कंबाइनर। ये कंबाइनर क्या होता है, एक्चुअली कि थ्रेशर जो होता है वो अलग मशीन है, हार्वेस्टर एक अलग मशीन है, ठीक है। ये थ्रेशर क्या करता है कि ये फसल से जो है भूसा वगैरह बाहर करता है और अनाज जो है एक तरफ करता है। हार्वेस्टर क्या करता है, जो सिर्फ काटने का काम करता है। लेकिन जब हम कंबाइनर को देखते हैं तो ये बहुत बड़ा मशीन होता है, जो इसी दोनों के संयोजन से, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है कंबाइनर। ये इकलौता ऐसा मशीन है जो हार्वेस्ट भी करता है और साथ ही साथ थ्रेशिंग भी करता है। क्लियर है बच्चों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, स्टोरेज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रॉप्स को उतनी मेहनत से आपने बुआई की, कटाई की, देखभाल किया, इरिगेशन किया, मैंने फर्टिलाइजर्स को किया, तो जब आप स्टोरेज नहीं कर पाओगे ढंग से, तो फिर ये सारा का सारा क्या है, वो बेकार हो जाता है। तो स्टोरेज क्या है कि हम फसल को क्या करते हैं, जब हमारा फसल एक अनाज के रूप में ग्रहण होता है तो हम उसे स्टोर करते हैं। क्लियर है। अब स्टोर किस में करते हैं, तो या तो ग्रेनरीज में करते हैं या फिर साइलस में करते हैं। अब ये साइलस क्या होता है, तो ग्रेनरीज का मतलब होता है कि जो आपका रस्सी वाला जो बोरा टाइप का हुआ ना, वो रस्सी बैग, और साइलस होता है एक बहुत बड़ा जो है वो स्टील का एक ड्रम टाइप का होता है। तो उसमें क्या है कि आपका फूड ग्रेन्स को स्टोरेज मिलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा बफर स्टॉक। आप ये वर्ड सुने होंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है। मैं आपको आज बता दूं कि बफर स्टॉक एक ऐसी स्टॉक होती
है, एक ऐसा स्टोरेज कंपाउंड होता है जिसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज की जाती है फसल को, ताकि जब भी कोई राज्य या उस देश जहां ये चीज हो रहा है, अगर वो इमरजेंसी के सिचुएशन में हो, कहने का मतलब अगर वहां पे भुखमरी हो, कोई हालात काफी ज्यादा बिगड़ गया हो, जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो उसी तरह से हालात अगर बिगड़ रही हो, खाने को लोग मजबूर है, मार्केट में अनाज नहीं है, तो वो बफर स्टॉक से निकाला जाता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में निकाला जाता है, इसी को बफर स्टॉक कहते हैं। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ तक आपका जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस खत्म हो गया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा और बता दूं जो कि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, वो यह है प्रोडक्शन। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की आबादी लगभग 133 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 133 करोड़ के आसपास है, और ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या तो उतना ही ज्यादा जो है क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, उतना ही बड़ा डिमांड होगा। तो इस डिमांड को पूरी करने के लिए दिन प्रतिदिन जो है, रातों दिन बड़े बड़े वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जो है क्या करते हैं, ये अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से रिसर्च करने पर वो जानते हैं कि आखिर कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि हम अपनी जनसंख्या के भूख को मिटा सके। क्लियर है? तो प्रोडक्शन भारत में जब 1960 से लेकर 1970 के आसपास, 1960 से लेकर 1970 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति। मतलब ये रेवोल्यूशन क्या था कि सिर्फ पेड़ पौधे के लिए, यानी फसल के लिए, खेती बाड़ी के लिए ही ये एक क्रांति आई थी, जिसमें अच्छे अच्छे बीज को अपनाया गया, हाइब्रिड बीज को अपनाया गया। खास करके जो इसी समय मेक्सिको जैसे देश से भारत ने हाई यील्डिंग, मतलब काफी ज्यादा उपज वाले बीज का इंपोर्टिंग किया। हाई यील्डिंग वीट जो है उनके बीजों को इंपोर्ट किया, यानी अपने देश में खरीदा मेक्सिको से, तब जाकर वहां से ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति धीरे धीरे हमारे देश में फैलती चली गई, और आज इसका नतीजा यह देखने को मिलता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी बेहतर है। सरकार दिन प्रतिदिन जो है इसे और बेहतर करने में लगी हुई है। अब आपका ये चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट आपको हम ले चलेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, उसके बाद 1-2 पॉइंट और है, तब तक यह वीडियो जो है वो खत्म भी हो जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन गैस, हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो है सिंबल N होता है, हम इसको N से ही डिनोट करेंगे, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 70% से 71% तक है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। अब बच्चों यह नाइट्रोजन हमारे लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। लेकिन डायरेक्टली इंपॉर्टेंट किन के लिए है? तो प्लांट्स के लिए। जिस तरह से हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, है ना, उसी तरह से प्लांट्स मैनर फर्टिलाइजर्स के अलावा नाइट्रोजन कंपाउंड उनको चाहिए, तब जाकर वो काफी ज्यादा हेल्दी क्रॉप्स उगाएंगे, यानी कि हेल्दी क्रॉप्स आएगा, और हेल्दी जो है वो ग्रेन्स भी क्या होंगे, प्रोडक्शन होंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल में जो मेन भूमिका निभाता है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। यह एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होते हैं। हमें इसी क्लास में माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप यहाँ देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है कि नाइट्रोजन साइकिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपना रोल प्ले करता है। तो वो कैसे कैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है? तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से होता है। नाइट्रोजन मैंने पहले बोला कि नाइट्रोजन को मैंने सिंबल से डिनोट करूंगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो पहले होता है। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा कि वो नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से गेन करेगा, ठीक है, और कन्वर्ट कर देगा इनऑर्गेनिक
कंपाउंड। नाइट्रोजन गैस को राइजोबियम बैक्टीरिया गेन करेगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट एक आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। बच्चों ध्यान से देखना, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब इस नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होता है कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन वो कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, वह प्रोसेस नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अमोनिनेशन, अमोनिया। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ये क्या होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा, जो एक तरह का केमिकल ही होता है। ये ऑर्गेनिक क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ अमोनिया पेड़ पौधे अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कुछ अमोनिया को उन्होंने बाहर कर देते हैं। उसके बाद एक होता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजन जो है, कुछ नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट होते हैं, कुछ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जो है क्या होगा, नाइट्रेट, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। कुछ नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन, इसमें क्या होगा कि कुछ नाइट्रेट्स जो है वो क्या होता है, पेड़ पौधे उसको अवशोषित करते हैं, कुछ नाइट्रेट्स को पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और वही कुछ नाइट्रेट्स जो है नाइट्रोजन गैस में बदल के वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक नाइट्रोजन गैस इस तमाम प्रोसेस के माध्यम से फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ। यही प्रोसेस लगातार चलते रहती है तो जाकर यह नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। अगला है, थोड़ा बहुत पॉइंट और है, आप सभी जानते हो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, तो मैं आपको वो लिख दूं, एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद मिल्क एनिमल या मिल्क एनिमल हस्बेंड्री भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ तो पिशीकल्चर, और एपीकल्चर। अब ये सब जो है एक तरह का एग्रीकल्चर का ही टाइप्स होता है ना। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग जानवर को पालन पोषण करते हैं, उनको घर देते हैं, उनको भोजन देते हैं, ताकि वो जानवर से हमें उनसे जो कुछ मटेरियल प्राप्त हो, जैसे विलेन वगैरह हो गया और मीट वगैरह भी प्राप्त होता है। मिल्क एनिमल का मतलब होता है जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गए। पिसीकल्चर या एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच होता है जिसमें मछली पालन होती है, मछलियों का पालन पोषण होता है, वहां पे उनको रखा जाता है, भोजन दी जाती है। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होती है, मधुमक्खियों को पालते हैं लोग ताकि उनसे हनी मिले। तो स्टूडेंट्स, आज यह क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यह चैप्टर खत्म हुई तीसरे वीडियो के साथ।